बेटा ये पेपर अपने पास खोल लें, अक्टूबर नवंबर 2017 वेरिएंट 21 अपने पास नोट डाउन भी कर लो आप कि हमने ये वाला पेपर अटेम्प्ट किया। नंबर 2017। हाँ, अक्टूबर नवंबर 17 वेरिएंट 21 यानी कि पेपर 2 वेरिएंट 1। सही है, अब यहाँ पे आइएगा जरा। देखिए पहले तो मैंने आपसे कहा हुआ है कि आपने गंद मचाना है अपने पेपर के अंदर, आपने रुकना नहीं है और आपने बस चीजों को हाईलाइट करते रहना है। जैसे यहाँ पे देखें, एनिमल होटल, AH was a business idea of LC. She loves animals and wanted to provide service to support busy animal owners. Services offered include, सबसे पहले तो आपने देखना है कि बिजनेस का काम क्या है, सर्विस क्या क्या ऑफर कर रही है ये, वॉशिंग, ब्रशिंग, एक्सरसाइजिंग एंड केयरिंग फॉर एनिमल्स ओवरनाइट। एनिमल्स के लिए काम करना, उनको संभालना, उनके लिए काम शाम सारा रखना, तो ये है एलसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। एलसी इज अ क्वालिफाइड एनिमल नर्स, एक ये एनिमल नर्स है। शी सेट अप हर ओन बिजनेस 2 years ago with $10,000 given by grandfather and a bank loan of 10,000। यानी कि 10,000 रुपए इसका जाती पैसा, 10,000 रुपया दादे बैंक लोन इसने लिया। आगे, द बिजनेस इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ न्यू सिटी, यानी कि लोकेशन आपके पास बहुत अच्छी है। तो आप यहाँ पे एक चीज को हाईलाइट करेंगे, आपके पास क्या है, प्राइम लोकेशन, बहुत अच्छी लोकेशन है। समझ गए यहाँ तक? आगे लिखा हुआ है, LC employs 12 adults and 6 children to help look after the cats, dogs and other animals। यानी कि टोटल इसके पास कितने एम्प्लॉइज हैं, 18 एम्प्लॉइज हैं। इसमें से 12 अडल्ट है और 6 जो है वो बच्चे हैं। अब अगर एक बात बोलूं कि जो अडल्ट होगा ना वो बच्चे से ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि अडल्ट तो जाहिर समझदार आदमी, वो तो पूरा पूरा काम लेगा। बच्चे को तो ये ना थोड़ा गोलियां वोलियां करा दी तो फिर वो हल्के में आ जाता है। लेकिन जो बड़ा है, अडल्ट है, वो जो है आपके पास कभी भी हल्के में नहीं आएगा और वो प्रॉपर आपसे पैसे लेगा। टोटल हो गए आपके पास 18 बंदे। The adult workers are low skilled and are paid the legal minimum wage। बोलता है कि जो adult workers हैं उनको हम लोग legal minimum wage पे करते हैं। The children are all under the age of 12 and are paid very low wages, जो मैं आपसे बात कर रहा था। तो यहाँ पे एक बात हो सकती है प्रॉब्लम, कि बच्चे जो है 12 साल से अंडर है, तो यहाँ पे चाइल्ड चाइल्ड लेबर का लेबर। केस इसके ऊपर बन सकता है। और प्रेशर ग्रुप्स आ सकते हैं, प्रेशर ग्रुप आके बोलेंगे यार अभी देखो बच्चे को हायर किया हुआ है और ये तो वो ना, तो जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो पंगा क्रिएट कर सकते हैं और आपके ऊपर चाइल्ड लेबर का केस लगा सकते हैं। सही। मटीरियल्स सच एज शैम्पू एंड ब्रशेज आर परचेज फ्रॉम लोकल लोकल होलसेलर। आप लोकल होलसेलर से शैम्पू और वगैरह परचेज कर रहे हैं, जब आप लोकल परचेजर शैम्पू वगैरह परचेज करेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी कॉस्ट बच जाएगी, आपकी कॉस्ट बचेगी। लिखा हुआ है, LC has been very successful in the first 2 years of trading. If she wants to expand the business, she will need to move to a bigger site and employ many more people. LC will need to recruit a manager for the new site। अच्छा, अब लिखा हुआ है कि अगर उसको एक्सपेंड करना है ना तो उसको बड़ी जगह पे जाना पड़ेगा और उसको क्या चाहिए होगा, मैनेजर, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट वगैरह बढ़ेगी और फर्दर आपके एक्सपेंसेस जो कॉस्ट के फर्दर आपकी कॉस्ट जो कि एक्सपेंशन से लिंक करती है तो वो आपको पढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो उसने आपको दिया हुआ है 3 जगहें, ये मेरे पास 3 जगह है, साइड X, Y एंड Z। अब एक देखना, एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर वो तीनों को बोलेगा कंपेयर करके बताओ कि तीनों में से कौन सा बेस्ट है। उसके लिए आप उसके लिए कि वो जब एक्सपेंड करना चाहिए तो किसके लिए, कौन सी पे जाना चाहिए उसको। अब देखो हमें देखना है कौन सी चीज किधर जीत रही है। सॉरी, नहीं सही है। किसको का एडवांटेज मिले, किस चीज से का एडवांटेज मिले। हाँ अब देखो साइट की साइज, साइज इसका ज्यादा है एक्स को सबसे ज्यादा। तो एक्स जीत गया साइज के अंदर। सही। बिल्डिंग, एक्स के बारे में बोलता है स्मॉल फार्म है, स्मॉल फार्म बिल्डिंग्स नीड ऑफ रिपेयर एट अ कॉस्ट ऑफ 10,000, देयर इज स्पेस टू एक्सपेंड। वाई बोलता है all in good condition, they will need changing for use with animals at a cost of 5,000। Z बोलता है ready to use for animals and in good condition, no spending required। तो बेस्ट कौन सा हो गया, Z हमारे पास हो गया क्योंकि हमारे पास क्या जगह भी तो कौन सा। वो, तो फिर हम लोग तो देख रहे हैं बेस्ट किस चीज में कौन बेस्ट है। सर, हाँ हाँ भाई मेरे साथ एक लड़का बैठा हुआ है, उसकी आवाज आ रही है, आने दो ना यार। सही है। जेड कौन जीत, जेड जीत गया आपके पास
बिल्डिंग के अंदर कंडीशंस के अंदर कंडीशन हमारी बेस्ट। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम न्यू सिटी ये जीत गया। देख लेते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम न्यू सिटी, अब देखो न्यू सिटी से आपको कितना दूर का रास्ता पड़ेगा, 10 माइल्स, और मेन रोड के करीब भी नहीं है, बहुत दूर। एज ऑफ न्यू सिटी नियर मेन रोड और सेंटर ऑफ न्यू सिटी नियर मेन रोड, तो वापस सेंटर वाला जीत गया। कॉस्ट ऑफ साइट, सबसे कम कॉस्ट किसकी है, सॉरी सबसे कम कॉस्ट है आपकी इसकी, सबसे कम कॉस्ट इसकी आ रही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स दैट एएच कैन केयर फॉर ओवरनाइट 120, तो ये जीत गया आपका। मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स दैट कैन बी वॉश्ड एंड ब्रश्ड पर डे, वापस से, तो ज्यादा, सबसे ज्यादा जिस साइड पे वो बेस्ट है। सबसे ज्यादा यहाँ पे अपने पास आ रही है, सही है, तो देख लेते हैं इसको। ये आपका एक एडवर्टाइजिंग उसने बना के दी हुई है, एडवर्ट फॉर एनिमल होल्डर, एनिमल होटल सॉरी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऑल एनिमल्स washed and brushed and cared for overnight when you are away from home. Animal training and advice given. Need your animal looking after when you are at work. AH provides a happy place for your animal to spend the day. Your animal is worth it. ये एडवर्टाइजिंग उसने दी हुई। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल मीडिया मैसेज फ्रॉम कस्टमर ऑफ AH. Rare animals should not be kept as pets. I saw AH keep a rare animal in a small cage. एक नायाब परिंदा होगा जिसको इसने छोटे से पिंजरे में डाल के रखा हुआ है। Terrible. I would never take my dog or any animal to AH like if you agree. तो यहाँ पे उसने इनके बारे में बड़ी बुराइयां रखी। आगे लिखा हुआ है सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर AH. एवरेज प्राइस पर नाइट क्या है, $5। एवरेज प्राइस पर एनिमल है $5 की। एवरेज नंबर ऑफ एनिमल्स, अच्छा अब देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन को यूज करना है। एवरेज प्राइस है $5 की, एवरेज नंबर कितने आ रहे हैं आपके पास, तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा, एवरेज प्राइस पर एनिमल 25 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 125। तो टोटल रेवेन्यू आपके पास कितना आ गया, 125। 125 आ गया। आगे एवरेज प्राइस फॉर वॉशिंग, अच्छा ये था उसका एनिमल स्टेइंग ओवरनाइट का, स्टे ओवरनाइट वाला, सही है। अब आ जाओ वॉशिंग के ऊपर। वॉशिंग आपके पास कितना दिया हुआ है, $10। $10 पर आवर, और लिखा हुआ है एवरेज नंबर ऑफ एनिमल्स पर डे, वापस से 10 को 25 250। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग AH पर डे कितनी है, 325। तो अब आप एक काम करोगे, आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट यानी कि फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट, के पूरा खर्चा हमारा दिन का कितना पड़ता है। आप क्या करोगे, वॉशिंग को और ओवरनाइट वाले को, इन दोनों रेवेन्यूज को एड अप करोगे, 325। इन दोनों रेवेन्यूज को आप करेंगे एड अप, तो ये आपका टोटल कितना बन गया, 300। 325। 125 250 प्लस, 375। हाँ 375, 250 प्लस 125 कितना हो गया भाई। टोटल एक्सपेंसेस कितने थे आपके, 50 का क्या आ जाएगा आपका, ये होता है हिसाब, आपने इस तरीके से करना हो तो इंफॉर्मेशन को ये यूज। सब ज्यादा भी होता है। ये तो अगर समझाना तब होगा जब क्वेश्चन में पूछेगा, वरना अपनी हेल्प के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ती। ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन होगा? ये कॉस्ट एंड रेवेन्यू का है। पहले नहीं नहीं, ये आगे जाके यूनिट के अंदर आता है, यूनिट तो आसान 3 या 4 के अंदर आता है शायद, है। ये चीजें आती है। अच्छा सर, पर नाइट पर वॉशिंग नहीं लेंगे, वॉशिंग का रेवेन्यू सिर्फ डे से आ रहा है क्या है बेटा, पर नाइट पर डे तो जानवर आपके पास स्टे कर रहा है ना, दिन में थोड़ी स्टे कर रहा है, वो रात में स्टे कर रहा है। तो आप बस ये देख रहे हो कितनी रातें वो स्टे कर रहे हैं और आपके स्टे करने के पैसे कितने हैं। सर ये प्रोबेबली फिट कैसे निकलता है, आपने आपने रिपीट कर दे सर, ये प्रोबेबली प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुने बेटा आपके पास, सुनो जरा आप ना, आपके पास बेटा ये दो रेवेन्यू के ये में, एक आपको रेवेन्यू दिया हुआ है स्टेइंग एट नाइट का, और एक आपको रेवेन्यू दिया हुआ है वॉशिंग का। आपने इन दोनों के रेवेन्यू को निकाला, जो मैंने यहाँ पे ये निकाला हुआ, आपने इन दोनों के रेवेन्यू को निकाला, आप इन दोनों के रेवेन्यू को जब ऐड करेंगे तो टोटल रेवेन्यू पूरे दिन का कितना आ गया आपका, 375। आपके पास ये एक्सपेंसेस गिवन है, कॉस्ट गिवन है, तो आप रेवेन्यू में से जब कॉस्ट को माइनस रेवेन्यू करेंगे से टोटल कॉस्ट माइनस करके जो प्रॉफिट आ तो रहा आपके पास क्या बच जाएगा प्रॉफिट में। क्लियर है, समझ गए। सही, अब आ जाओ क्वेश्चंस के ऊपर।
आइडेंटिफाई टू वेज the size of AH can be measured. Explain the limitations of each of these measures. बेटा ये मैंने आप लोगों को हाउ टू मेजर साइज ऑफ बिजनेस के अंदर पढ़ाया हुआ है, और इसके अंदर आप किस किस तरीके से अपने बिजनेस के साइज को मेजर कर सकते हो। सबसे पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के थ्रू आप ये चेक करते हैं कि आपके पास एम्प्लॉयज ज्यादा है या आपके कंपैरेटर के पास एम्प्लॉयज ज्यादा है। तो जितने ज्यादा जिसके पास एम्प्लॉयज होंगे वो बिजनेस उतना बड़ा होगा। सही है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के थ्रू आपके पास ये पहला आंसर आता है। सर अगर आप आंसर 2 लाइन में लिख सकते हैं तो जरूरी है। बेटा लाइन आपको इसलिए दी गई ना कि आप एक कंटेंट को एक तरीके से लिखो। 2 लाइन में आपने आंसर नहीं लिखना है, आपने उसको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, तो पहले आपने लिख दिया नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे कि यार देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब केस से लिंक करना है बार बार कि एएच के पास देखो ऑलरेडी 18 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। 18 का मतलब कि 12 एडल्ट और 6 जो है बच्चे हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी एडल्ट काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है ना, हो सकता है कि हमारा बिजनेस दूसरों से इतना बड़ा हो कि हमने 18 एम्प्लॉय रख लिया और आगे जाके हम अगर एक्सपेंड करते हो तो हमें मैनेजर भी चाहिए होगा। ये बात भी उसने यहाँ पे लिखी हुई थी। सही है, तो ये बात भी उसने यहाँ पे लिखी हुई थी। तो आप फिर उसको बोलेंगे कि यार लेकिन एम्प्लॉयज के अंदर मसला ये होता है, अब जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी हम बेटा एम्प्लॉयज को यूज करते हो ना एज अ वे टू मेजर साइज ऑफ बिजनेस, तो यार आपके पास 50 पार्ट टाइम एम्प्लॉई है, मेरे पास 10 फुल टाइम एम्प्लॉई है। देखने में क्या लगेगा कौन सा बिजनेस बड़ा है, मेरा लेकिन आपके पास तो पार्ट टाइम है ना, 2-2 घंटे वाले, मेरे पास कम 8-8 घंटे सैलरी दे वाले। रहा ज्यादा सैलरी दे रहा। सही है, एक बात ये। दूसरी बात कि भाई क्या पता मेरा बिजनेस लेबर हो, क्या आपका जो बिजनेस है कैपिटल इंटेंसिव हो, आपका बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव हो। डिफरेंस ये है कि कैपिटल इंटेंसिव के अंदर मशीन ज्यादा होती है, लेबर कम होता है। लेबर इंटेंसिव में लेबर ज्यादा होती है, मशीन कम होता है। तो मैं अगर बोल रहा हूँ कि मेरे पास लेबर इंटेंसिव हूँ, क्या पता आप कैपिटल इंटेंसिव हो, तो आपके लिए तो ये मेजर ही जाया हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड जैसा के आपका थ्रू। प्राइमरी सेक्टर में बिजनेस है, मेरे बिजनेस या मेरा हाँ सेकेंडरी सेक्टर में बिजनेस। हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा आगे इनडायरेक्ट सेलिंग बैठ जाता है। ओवरऑल कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव की बात करते हैं। अच्छा यहाँ पे आओ बेटा, दूसरा तरीका क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बड़े बिजनेस हायर नहीं करता। हाँ तो चिल्ड्रन तो मैंने बताया था ना बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास एक मेजर है जिससे आप अपना कर सकते हो कि आपका बिजनेस बड़ा है या छोटा है। लेकिन फिर इसके भी वही ड्रॉबैक्स है बेटा। अगर आपका बिजनेस कैपिटल एम्प्लॉयड है यानी कि आपके पास मशीन है, कैपिटल इंटेंसिव है, क्या पता मेरा बिजनेस लेबर इंटेंसिव हो, तो इसका मतलब ये है कि मेरा बिजनेस छोटा हो जाएगा। नहीं ना, तो ये बातें होती है। आप इसके अलावा रेवेन्यू की बात कर सकते हैं। रेवेन्यू के बेसिस पे देखेंगे कि यार किसका बिजनेस ज्यादा पैसा बना रहा है, किसका बिजनेस कम पैसे बना रहा है। प्रॉफिट के हिसाब से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारा आपके पास है। फिलहाल 2 चीजें उसने पूछी हुई थी, मैंने आपको 3 बता दी है, तो आपने 2 बता दी। मार्केट शेयर का भी साइज आप कह सकते हैं। तो सर साइज कैसे मेजर किया जाएगा बेटा, साइज क्या मतलब कैसे मेजर किया जाएगा। स्केल। हम्म? हाँ तो ड्रॉबैक एक लिखना है ना आपने, वही तो मैंने बताया कि अगर आप लेबर इंटेंसिव वाली बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से बात कर रहे हैं, क्या पता दूसरों का बिजनेस कैपिटल हो, मशीन वाला हो। बेटा कोई एग्जैक्ट वे नहीं है साइज मेजर करने का। एटलीस्ट 3 से 4 मेथड आप लगाते हैं तब जाके आपके बिजनेस का साइज मेजर होता है। सिर्फ एक मेथड पे मेजर नहीं होता। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider 3 methods of market research LC could use to find out the number of types of customer for the proposed locations. Recommend the best method for LC to use. Justify your answer. 3 methods of market research. Market research आप किस किस तरह कर सकते हैं, और और आप कौन कौन सी चीजों को देख सकते हैं अपने कस्टमर्स से पता करने के लिए। तो बेटा आप यहाँ पे लिख सकते हो क्वेश्चनर्स के बारे में, आप यहाँ पे लिख सकते हो इंटरव्यूज के बारे में, क्या पूछे क्वेश्चन? फोकस ग्रुप के बारे में। वो कहता है कि यार हम लोग मार्केट रिसर्च कैसे करें, कस्टमर से किस तरह जानकारी लें। तो आप क्वेश्चनर को पूरा एक्सप्लेन करोगे बेटा।
क्वेश्चनर को पूरा एक्सप्लेन करोगे, क्वेश्चनर को बताओगे कि यार क्वेश्चनर क्या होता है, आप पर्चा देते हैं कस्टमर को बोलते हैं फिल आउट करके देते हैं, उसके अंदर आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन पूरी लिखी हुई होती है। लेकिन क्वेश्चनर जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव टू कलेक्ट होता है, वर्कर उसके लिए चाहिए। इंटरव्यू के ऊपर है, इंटरव्यू के अंदर आप फेस टू फेस बात कर सकते हो, आप कस्टमर की बॉडी लैंग्वेज समझ सकते हो, देख सकते हो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते हो, डिटेल्ड उससे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू जो है काफी एक्सपेंसिव पड़ता है, पैसा लग रहा होता है उसके अंदर। कितना की सेकेंडरी, लग रहा होता है? बेटा सेकेंडरी नहीं लिखोगे आप, उसका नाम लिखोगे, चीज का नाम लिखोगे। देखो पैसा इसलिए लगता है क्योंकि इंटरव्यू वो दीवार के साथ तो नहीं करेगा, इंसान के साथ करेगा। उस इंसान को हायर करना पड़ेगा मुझे, सिर्फ उसी स्पेसिफिक काम के लिए। मैं उसको हायर कर रहा हूँ, तनख्वाह देनी पड़ेगी, समझे? तनख्वाह दूंगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, ये हिसाब होता है पूरा। फोकस ग्रुप क्या होता है? फोकस ग्रुप एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसको मैं अपना प्रोडक्ट टेस्ट कराता हूँ मार्केट में लॉन्च होने से पहले। तो वो लोग मुझे बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स के बारे में बता देते हैं, उनको पता होता है कि यार क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है। तो ओवरऑल अगर मैं इसके ड्रॉबैक्स की बात करूँ तो बेटा मेरा काम लेट होता रहेगा अगर फोकस ग्रुप को पसंद नहीं आएगा तो। सही है, ये चीजें आपको बतानी पड़ेगी और आपको देखो टू साइडेड होके बात करनी है। पार्ट बी के अंदर हमेशा बेनिफिट और ड्रॉबैक लिखने होते हैं, टू साइडेड होके बात करनी होगी। रेकमेंडेशन, हमेशा जो मैं बात बोलता हूँ आपकी मर्जी है, रिकमेंडेशन कभी भी गलत नहीं होती। तीनों में से आपको जो बेहतर लगे उसके बारे में बात करो। किसी एक की लेकिन रिकमेंडेशन नहीं होगी। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसके फेवर भी अंदर हो ना, तो इसका अपने यहाँ पे एडवांटेज लिखना है और इन दोनों का यहाँ पे क्या क्या लिखना है, ड्रॉबैक। लेकिन वो एडवांटेज और वो ड्रॉबैक जो ऊपर से रिपीट ना हुआ हो, मतलब ऊपर नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, नया पॉइंट होना चाहिए बिल्कुल। सही है। कैलकुलेट प्रॉफिट पर डे, कैलकुलेट प्रॉफिट पर डे बेटा हम तो पहले ही निकाल चुके हैं, हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं प्रॉफिट। देखो ये फायदा होता है गंद बचाने का, टाइम बच गया आपका पूरा। बेटा ऐसा कर लो, मसला नहीं है, दो एडवांटेज एक डिसएडवांटेज लिख लो। हाँ भाई आपका पूरा टाइम बच गया ये गंद बचाने की वजह से। उसने क्या क्वेश्चन बोला है, कैलकुलेट प्रॉफिट पर डे, हमने निकाल लिया। सही है 50 का। आगे क्या बोलता है, identify and explain one way AH could increase profit from the existing site। भाई आप उसको बहुत सी चीजें बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि यार हमारे पास क्या कहते हैं, प्राइस लेवल कम कर दो, प्राइस कम करोगे तो क्वांटिटी बढ़ेगी। अगर आपकी डिमांड क्या है, अगर आपकी डिमांड इलास्टिक है, अगर डिमांड इलास्टिक है प्राइस कम करो, क्वांटिटी आपके पास ज्यादा से चिल्ड्रन बढ़ेगी, आपका चिल्ड्रन रेवेन्यू बढ़ जाएगा। चिल्ड्रन चिल्ड्रन का एफिशिएंट करके अगर ये कर सकते हैं, चिल्ड्रन का एफिशिएंट करके और अडल्ट लेबर की जगह चाइल्ड लेबर यूज कर लें। हाँ ये भी कह देख सकते हो सकते हैं कि आप चाइल्ड लेबर ज्यादा यूज कर लो, एडल्ट को निकाल दो, कम वेजेस पे। कम वेजेस पे आप नई सर्विसेज देना स्टार्ट कर दो, न्यू सर्विसेज देना स्टार्ट कर दो जिससे आपके पास फर्दर आपकी स्टैंडर्ड सेल्स बढ़ा दो। इंक्रीज। बेटा आपको पूरे मार्क मिलेंगे डायरेक्ट उसके अंदर कैलकुलेशन में। कॉस्ट कम कर दें, लॉ ऑफ डिमांड, सारी वही चीजें आपके पास बेसिक। सही। अच्छा जी नेक्स्ट, consider why a cash flow forecast, an income statement, and a balance sheet are important to AH. Which one of these do you think is most important to LC's decision about how to finance new site? बोलता है कि कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तीनों में से क्या बेस्ट है, कंक्लूजन क्या है तीनों। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले इनके बारे में बात करते हैं। देखो कैश फ्लो के अंदर आपको पूरा बताना है कि उसके अंदर हमारा कैश इनफ्लो और आउटफ्लो बता रहे होते हैं वो लोग, इनफ्लो एंड आउटफ्लो बता रहे होते हैं। अच्छा लिखो, सही मार्क मिलता है। हाँ हाँ पूरा लिखना पड़ेगा आपको, प्लानिंग के लिए वो यूज कर रहा होता है कैश फ्लो। आपको लोन वगैरह लेने के अंदर हेल्प आउट करता है कैश फ्लो, ठीक है, जब आप लोन लेने जाते हैं आपको लोन वगैरह लेने के लिए हेल्प आउट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, आपको लिक्विडिटी प्रॉब्लम से बचाता है, आपको इन बारे में सारा आपने लिख दिया यहाँ पे। और आपको बताता है कि कब आपको कैश की रिक्वायरमेंट होगी, कब कैश की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इनकम स्टेटमेंट आपको जीपी बताता है, आपको एनपी बताता है, आपको प्रॉफिट बताता है, आपको एक्सपेंसेस बताता है, ठीक है, आपको सेल्स बताता है। आप यहाँ से रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ये सारी है। तो इनकम स्टेटमेंट को देख के इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, वो चेक करता है कि आपको प्रॉफिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। शेयर होल्डर आपके बिजनेस में शेयर्स लेगा आपके प्रॉफिट को देखते हुए। बैलेंस शीट पूरी लाइफ, पूरे बिजनेस की लाइफ के ऊपर होता है ये, आपके पास कितना एसेट है,
कितना लाइबिलिटी है, कितना नॉन करंट एसेट है, कितने नॉन करंट, कितने करंट ऐसे, पूरी यहाँ पे हमारे पास बड़ी इंफॉर्मेशन गिवन होती है। यहाँ पे बिजनेस की नेट वर्थ होती है। और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे रेशियो जैसे कि लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये सारी जो है चीजें हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपने बताना है कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा एसेट्स हमें बता देता है कि कौन सा एसेट हम लोग बेच सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड इन्वेस्टमेंट या इन ऑर्डर टू रेज इन्वेस्टमेंट। कौन कौन से एक्स्ट्रा एसेट है जो स्टॉक है जो हम लोग उसको बेच सकते हैं मार्केट के अंदर वापस से। सही है, तो आपने इस तरह पूरा तीनों को कंपेयर किया। कंक्लूजन कौन बेस्ट है भाई, आपकी मर्जी है, जो ठीक लगे। इनकम स्टेटमेंट लग रही है वो बता दो, भले आंसर ठीक नहीं हो, आपको जो बेस्ट लगता है वो बताना वो पड़ेगा, होना इसको चाहिए। 3 वेज का वो करना होता है मेन आंसर। हाँ, ये आपकी मर्जी होगी, ये जो है ना ये आपके मार्क्स होते हैं। अब ये तीन किस तरह मार्क्स डिवाइड है, जो एक तरीके की नॉर्मल एवरेज तरीका बता रहा हूँ, 3 मार्क यहाँ के, 3 मार्क यहाँ के, 3 मार्क यहाँ के, 3 मार्क यहाँ के, 12 मार्क हो गए। तो ये 3 मार्क तो बुक हो गए ना आपको सीधे सीधे कंक्लूजन के। किसमें क्या लिखोगे डिटेल में भाई। बेटा फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसके साथ मैं बैलेंस शीट के साथ, तो मैं ये बता सकता हूँ कि देखो बैलेंस शीट आपकी अगर स्ट्रांग होगी तो आपको बिजनेसेस, आपको बैंक्स लोन देंगे, इन्वेस्टर्स देखेंगे आपके बिजनेस को। जितनी ज्यादा आपकी नेटवर्थ होगी, कल को आप अगर अपना बिजनेस फ्लिप करना चाह रहे हो, अपना बिजनेस सेल करना चाह रहे हो, तो वो आपके बिजनेस की जो है ना नेटवर्थ के हिसाब से मिलेगा, आपके प्रॉफिट के हिसाब से नहीं मिलेगा। सर इसमें ड्रॉबैक्स नहीं लिखने, मेरे ड्रॉबैक्स कोई है नहीं ना, मुझे बताओ इनकम स्टेटमेंट का क्या ड्रॉबैक है, कोई है ड्रॉबैक? तो आपने इस तरीके से डिटेल होके बताना है कि भाई ये चीज इसलिए बेस्ट है। सही है। अच्छा, ये चीज बेस्ट क्यों नहीं है, ये इसके ड्रॉबैक्स है। ये चीज बेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि ये अजम्पशन पे बेस करता है, ये इकोनॉमिक कंडीशन को कंसिडर नहीं करता। हम लोग अज्यूम कर रहे होते हैं कि भाई अगर मुझे 1 लाख रुपया आपने 1 महीने बाद मुझे देना है तो आप मुझे दोगे, लेकिन हम लोग ये अज्यूम नहीं करते कि अगर ना मिला फिर। सही है, तो कैश फ्लो प्योर अजम्पशंस पे बेस करता है। तो कैश फ्लो ऊपर नीचे हो सकता है, कैश फ्लो के अंदर ये मामला हो सकते हैं। समझ में आई है बात, ये हिसाब किताब अपने पास चलता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 पॉसिबल एथिकल इश्यूज दैट एएस शुड कंसिडर। बेटा ऐसे कौन कौन से एथिकल इश्यूज है जो एएस को कंसिडर करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो चाइल्ड लेबर, जो ये पंगा कर रहा है, और मैंने कहा था कि इसके लिए पंगा बनेगा, प्रेशर ग्रुप्स आगे इसकी बजा के रख देंगे। दूसरा आप क्या कर सकते हैं भाई, दूसरा आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपना टाइप्स ऑफ एनिमल्स लुक्ड आफ्टर। वो रेयर वाला भी तो था, हाँ, केसेस वाला। वही ना, एनिमल्स लुक्ड आफ्टर, पेट्स। अब देखो चाइल्ड लेबर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, चाइल्ड लेबर पे तो आप जितने पॉइंट लिख सकते हो तो आपके ऊपर है ना, आप तो 1000 पॉइंट लिख सकते हो चाइल्ड लेबर के ऊपर। आप केस से उसको लिंक करना है। आप ये भी बताएंगे कि यार ये लोग बिलो मिनिमम वेज पे कर रहे हैं, बिलो मिनिमम वेज पे कर रहे हैं चाइल्ड लेबर को, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी आपने बताना। टाइप्स ऑफ एनिमल्स लुक्ड आफ्टर के, भाई नायाब तो नहीं है, खतरनाक तो नहीं है, वाइल्ड एनिमल्स तो नहीं है, अगर काला पिंजरा तोड़ के अगर भाग गया तो वो इंसानों लोगों को नुकसान ना पहुंचा दे। ठीक है, तो ये चीजें आपने देखनी है। अब जिस तरह इस्लामाबाद में भी चीता बाहर आ गया था, तो ये चीजें आपने देखनी है। अच्छा, आप चाहो तो यहाँ पे और बात कर सकते हैं, वर्किंग कंडीशंस की बात कर सकते हो, लेकिन वर्किंग कंडीशंस के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि अपनी तरफ से पॉइंट ना ही लिखना तो बेहतर है। सही है, ये देखो आ गया साइड एक्स वाई और जेड। साइड एक्स वाई और जेड, और नीचे क्या पूछा हुआ है, बेस्ट कौन सी है। अब देखो यहाँ पे ये है आपके पास पूरा। सही है, बोलता है कि हमने ग्रो करना है, बताओ बेस्ट हमारे लिए कौन सा है। जीवन। अब देखो आपने सबको कंपेयर करना है, आप पहले इसके बारे में बताएंगे एक्स के बारे में कि यार देखो 10,000 मीटर स्क्वायर हमें मिल रहा है, स्मॉल फार्म है, लेकिन इसके ऊपर हमारे पास खर्चा कितना पड़ रहा है, 10,000 का खर्चा पड़ रहा है, 10 माइल्स
दूर है मेन रोड से, जो कि हमारे लिए महंगा पड़ सकता है, हमारी फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट बहुत कम है लेकिन महीने की कॉस्ट कम है, रेंट वगैरह कम है। हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स जो है वो 20 आ सकते हैं। 20 जानवर हमारे पास एक टाइम पे काम रह सकते हैं, और 20 जानवरों को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, वॉश कर सकते हैं। इसी तरह आपने साइड वाई का किया, इसी तरह आपने साइड जेड का किया। कंक्लूजन में बेस्ट कौन सा है, आपकी मर्जी है। देखो वाई तो बेकार है, वाई कोई नहीं जीता, जो दो जीत रहे हैं वो एक्स और जेड है। सही है। तो आप बताओ आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट होना चाहिए, जो भी बेस्ट होना चाहिए आप उसको लिख सकते हो। सही है, आप चाहो तो इसकी बात कर लो, आप चाहे तो भले इसकी भी बात कर लो, भले वाई की बात कर लो, आपकी मर्जी है। समझ गए बात को, बस कंपेयर करना है आपने इन तीनों को, कोई मसला। पार्किंग ढूंढने में ऐसी लग रही है। पार्किंग वहाँ जा रहा था पार्किंग ढूंढने को। रोड पे लगाई होगी ना। बैंक के गेट पर। हाँ, यहाँ पे आओ। Identify and explain one advantage and one disadvantage of using social media networks for promotion of AI। सोशल मीडिया आप यूज करते हैं। रिकमेंडेशन में, एक सेकंड, रिकमेंडेशन में बेस्ट लिखना है या अपनी मर्जी है? आपकी मर्जी है बेटा, आपकी मर्जी है। जो आपकी मर्जी है आपके लिए तो वही बेस्ट है ना, एग्जामिनर के लिए क्या पता कोई और बेस्ट हो, लेकिन वो आपके मार्क्स नहीं काटेगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन 4 स्टार्ट हुआ है, इधर आओ। वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज यूजिंग सोशल मीडिया नेटवर्क फॉर प्रमोशन। एडवांटेज आप बोल सकते हैं बेटा चीप या वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड कैसे कि आप डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, आप फिल्टर्स लगा सकते हो, आप एज के हिसाब से और लोगों के हिसाब से अपने फिल्टर सेट करके उसको उस हिसाब से प्रमोशन कर सकते हो। आप उसको जो है वो फुल वाइड स्प्रेड काम कर सकते हैं, सस्ता होता है, इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, आपकी कॉस्ट भी बच रही होती है, ठीक है। लेकिन ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये है, एक तो बड़ा ही बेकार सा पॉइंट एक बुक में लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नॉट एवरी वन हैज एक्सेस। एक्सेस टू, अच्छा अब सुने, जब हर बंदे के पास बेटा इंटरनेट का एक्सेस नहीं होगा तो वो आपका ऐड नहीं देख पाएंगे, और जब वो लोग आपका ऐड नहीं देख पाएंगे तो वो आपसे अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, आपका सामान नहीं ले पाएंगे, और आपका फिर फायदा नहीं, आपकी सेल्स गिर जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप एक और ड्रॉबैक यहाँ पे सोशल मीडिया का दे सकते हो कि बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता। बिजनेस नॉट इन कंट्रोल। देखिए क्या मतलब है इसका, मैं इंस्टा पे अपनी ऐड चलाता हूँ, ठीक है, क्लासेस की ऐड चलाता हूँ। अब वो इंस्टा जो है ना मुझसे पैसे ले लेता है, और इंस्टा कहता है कि जाओ आप सो जाओ, आपका काम खत्म। अब ऐड चलाना किसकी जिम्मेदारी है? उनकी जिम्मेदारी। अब वो रात के 12 बजे चला है जब या चला। सुबह के 5 बजे चला है, मेरा कंट्रोल तो नहीं है ना। आपका इजी इजी वे है वो। हाँ वो इजी, वो बस बोले हम चला देंगे टेंशन नहीं लो, लेकिन उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मेरा सिर्फ ऐड गया, मेरे सिर्फ पैसे गए, चलाना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बिजनेस का कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो ये एक ड्रॉबैक है, आप ये भी लिख सकते हो कि सोशल मीडिया के अंदर ये एक प्रॉब्लम आती है, बिजनेस का कंट्रोल खत्म हो जाता है। Consider the advantages of internal and external recruitment for the new manager. Recommend which method of recruitment is best to AH for use, for AH to use. Justify your answer. इंटरनल रिक्रूटमेंट बेटा वही एडवांटेज, आपके पास कॉस्ट कम होती है, वर्कर मोटिवेटेड रहता है, वर्कर मोटिवेटेड रहेगा, उसको ऑलरेडी वो वेल अवेयर होता है बिजनेस के कल्चर से, और वो वेल अवेयर होता है बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। अच्छा, लेकिन ड्रॉबैक आपने यहाँ पे लिखनी है जेलिसी, नए वर्कर्स के बीच में जेलेसी हो सकती है, यार हमें क्यों नहीं प्रमोट किया। और आप ये कह सकते हो सेम आइडियाज, कोई नए नई चीज नहीं आती बिजनेस के अंदर। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करेंगे तो बेटा कॉस्ट बढ़ेगी, सही है, कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन पहले बेनिफिट्स की बात करते हैं, हमेशा पहले बेनिफिट्स की बात किया करो। आपके पास न्यू स्किल्स आएंगी, सही है, आपके पास न्यू मेथड्स आएंगे, तो वो जेलेसी वाला जो पॉइंट था वो सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारा बंदा ही बाहर से आ रहा है, सही है। आपके पास क्या पता लेस ट्रेनिंग रिक्वायर्ड हो, मोटिवेटेड वर्कर्स। मोटिवेटेड वर्कर हो, लेकिन ड्रॉबैक कॉस्ट, हायरिंग कॉस्ट, अगर ट्रेन नहीं है वर्कर तो उसको ट्रेनिंग करने की कॉस्ट, ठीक है।
टाइम पीरियड, जो टाइम लैग आपका इंटरव्यूज वगैरह के अंदर लग रहा होता है, टाइम कंज्यूमिंग जो आपके सारे मामला चल रहे होते हैं वो सारे सही है। अब कंक्लूजन, अगेन वही आपकी मर्जी बेटा, जो आपको ठीक लगे, जो आपको ठीक लगे आप लिख सकते हो। इंटरनल करना है इंटरनल कर लो, एक्सटर्नल करना है एक्सटर्नल कर लो, जो ठीक लगे आप। समझ गए? क्लियर है? ठीक है बेटा, तो ये पेपर था हमारा, इसको अटेम्प्ट करें, अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें, सही है। चलिए, अल्लाह हाफिज। टिकट दी बात।